गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के मॉड्यूल से इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक जो डायरेक्ट टैक्स है उसका चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट हम रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें हमने अब तक 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो 4 लेक्चर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके या देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है जो समझा दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 1.21 21 पेज है फर्स्ट चैप्टर का, इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आप पढ़ रहे हैं। अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आपको इस लास्ट क्लास में बताया था कि हर एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है। हर एक्ट में सेक्शन 1 तो इस बात पे होता है कि उस एक्ट का नाम क्या है। हर एक्ट में सेक्शन 1 तो इस बात पे होता है कि उस एक्ट का नाम क्या है, कब बना और कब से अप्लाई हुआ। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये तो नाम है इसका। 1 अप्रैल 1962 से ये अप्लाई हुआ इंडिया में और 1961 में ये 1 अप्रैल 1961 जो है ये इसके बन के तैयार हुआ था एक्ट, पर ये अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 1962 से और इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 2 में हर एक्ट में डेफिनेशन होती हैं। डेफिनेशन परिभाषाएं क्यों दी जाती हैं, किसी भी एक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो हो सकता है आम बोलचाल में अलग हों। जैसे पर्सन, अगर आप कोई बोले पर्सन, तो पर्सन का मतलब आप अपने आप से ही लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है जो कि नेचुरल पर्सन, राम, श्याम, अंकित, सीता, गीता। पर इनकम टैक्स में अगर अभी आप पढ़ेंगे पर्सन में बहुत से लोग इंक्लूड होते हैं। ट्रस्ट आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, फर्म आ जाएगी। तो इसलिए हर एक्ट में कुछ वर्ड होते हैं जो आपको समझने होते हैं। अगर उस एक्ट को आपको समझना है, अगर आपने वो वर्ड का मीनिंग नहीं समझा उस एक्ट में, तो वो एक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, वो कानून आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए डेफिनेशन दी जाती है हर एक्ट के सेक्शन 2 में। तो इसमें हम पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक चीज़ और समझ लें, कई बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्लियर कर दूँ अगर वो क्वेश्चन पूछने से पहले। इससे कई बार आप पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ या 11-12 से भी पढ़ रहे हैं आप सेक्शन, तो एक्ट ऑफ फाउंडेशन से भी में भी पढ़ा होगा कोई एक्ट। आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े हैं, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट 11-12 में आप पढ़ चुके हैं। जैसे सेक्शन 2 लिखा आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 2, अचानक से सेक्शन 6 लिखा आ जाता है, फिर उसके बाद अचानक सेक्शन 8 लिखा आ जाता है। यानी बीच के सेक्शन तो अब होते ही नहीं हैं। हर वैसे एक्ट जब बनता है तो सारे सेक्शन होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लॉ मेकर को गिनती नहीं आती, वो काउंटिंग भूल गए। हर एक्ट में सारे सेक्शन 2 भी बना होगा, सेक्शन 3 भी होगा, सेक्शन 4 भी होगा, सेक्शन 5 भी होगा, सेक्शन 6 भी होगा, सेक्शन 7, 8 एंड सो ऑन। हर एक्ट में सेक्शन होते हैं, पूरे जितने भी सेक्शन हैं वो पूरे आपको पढ़ने होते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्शन 3 है या सेक्शन 4 है, इनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं सेक्शन 5 में, वो आज की प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि एक्ट बना था बहुत साल पहले, सपोज 1961 में बना है इनकम टैक्स एक्ट। उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, क्या सोच के लॉ मेकर ने उन सेक्शन में प्रोविज़न डाला, पर आज के प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो सेक्शन, इनमें जो लिखा गया है, जो प्रोविज़न लिखे गए इन सेक्शन में, वो रेलेवेंट नहीं है। तो अब एक तो ये तरीका है, आप एक्ट ही नया बना दो पूरा। जैसे जीएसटी एक्ट आया 2017, पुराने एक्ट बंद करके एक नया एक्ट बना दिया गया। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना, 2-3 सेक्शन की वजह से हम सारा एक्ट थोड़ी नया बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका है आप एक्ट को तो अबॉलिश नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन मतलब किसी डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल। एक्लिप्स तो समझते हैं, सन एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, ग्रहण की बात की जा रही है। अगर लॉ मेकर्स को लगता है, गवर्नमेंट को ही लगता है कि जो सेक्शन में चीज़ें लिखी गई हैं वो आज की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उन सेक्शंस में जो लिखा गया है वो आज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन सेक्शन पे एक्लिप्स लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगा दिया जाता है, ग्रहण का सिद्धांत, यानी इन्हें छुपा दिया जाता है। इन सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जो रेलेवेंट सेक्शन होते हैं वही आपको रीड करने होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसलिए सेक्शन नंबर वाइज नहीं चलते हैं। इसमें आप किसी भी एक्ट में पढ़ते होंगे तो अचानक सेक्शन के नंबरिंग काउंटिंग में गड़बड़ी आ जाती है। वो गड़बड़ी इसलिए है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगा दिया जाता है। ग्रहण का सिद्धांत होता है, हिंदी में होता है ग्रहण का सिद्धांत, कि ग्रहण लगा दिया सेक्शन में, छुपा दिया गया क्योंकि ये आज के रेलेवेंट नहीं है, आज के सिचुएशन में सेक्शन रेलेवेंट नहीं है। और क्यों छुपाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया
कि एक्ट को अबॉलिश करना इजी नहीं होता है, बार बार एक्ट थोड़ी हम पूरे ही ख़त्म कर देंगे 2-3 सेक्शन के चक्कर में या 8-10 सेक्शन के चक्कर में, तो उन एक्ट को हटा दिया जाता है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे ग्रहण लगा दिया जाता है। पर अगर आप जब एक्ट खरीदेंगे, अगर मार्केट में एक एक्ट भी मिलता है, बेयर एक्ट बोलते हैं इसे, बेयर एक्ट जो पास हुआ होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो मार्केट में अवेलेबल होता है, आप परचेज करेंगे तो ये सेक्शन आपको उसमें मिलेंगे ये सेक्शन। पर आप जब बुक्स पढ़ेंगे, कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उनमें ये सेक्शन नहीं मिलते, क्योंकि प्रेजेंट पर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं है, या कई बार वो सेक्शन जब ओमिट भी कर दिया जाता है, ओमिटेड मतलब हटा भी दिया जाता है एक्ट से, या तो आप ग्रहण लगा दें, यानी वो एक्ट में रखें वो सेक्शन पर उसे ओमिट उस पर ग्रहण लगा दें, मतलब उसको छुपा दें, वो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई ना करें, या फिर पूरा सेक्शन ओमिट ही कर दें, आप सेक्शन को हटा भी सकते हैं। तो उनमें से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकती है सरकार, लॉ मेकर जो उन्हें रेलेवेंट लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन नंबर वाइज क्यों नहीं चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे असेसी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। असेसी नाम से हिंदी में से बोलते हैं करदाता, टैक्स पेयर। अगर कोई भी पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है या पे करने के लिए लायबल है, उसे हम असेसी बोलते हैं। इसे समझ लेते हैं, फिर हम रीड कर लेंगे। असेसी करदाता बोलते हैं। असेसी 3 तरीके के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन डायरेक्ट असेसी, पहला होता है प्रत्यक्ष करदाता, डायरेक्ट असेसी। सेकंड को बोलते हैं इनडायरेक्ट असेसी, समझने के लिए इनडायरेक्ट असेसी। और थर्ड को बोलते हैं असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, दोषी करदाता। डिफॉल्ट मतलब कोई गलती करना। डायरेक्ट असेसी समझना इजी है। प्रत्यक्ष करदाता, डायरेक्ट असेसी, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो टैक्स आप ही तो पे करेंगे ना अपनी इनकम पर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है आपको ही पे करना है, आप किसी से लेके तो दे नहीं सकते पैसे। तो डायरेक्टली आपकी इनकम कैलकुलेट होगी और उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बोला जाएगा डायरेक्ट असेसी। इनडायरेक्ट असेसी मतलब किसी दूसरे के बिहाफ पर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं। आपने इस जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ाया था कि जब आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो इसमें एक स्टेप आती है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब ऐड करना। कुछ एक्सेप्शन बनाए गए हैं, कुछ सिचुएशन बनाई हैं टैक्स वालों में, जिसमें दूसरे की इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाती है और फिर आपको उस पर टैक्स देना होता है। इसे क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। जैसे माइनर चाइल्ड, आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, कोई माइनर चाइल्ड है और इसको इनकम हो रही है 5 लाख रुपीज़ की, तो ये तो टैक्स दे नहीं सकता क्योंकि माइनर है, 18 ईयर से छोटी एज का है, ये कहीं साइन नहीं कर सकता, इसमें साइनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसकी इनकम मदर या फादर जिसकी भी इनकम ज़्यादा हो उसमें ऐड हो जाएगी। तो फिर डायरेक्ट असेसी तो ये है, बच्चा है, जैसे डी की इनकम है तो डायरेक्ट असेसी तो डी है, पर इसके फादर को देना होगा इसकी इनकम पे टैक्स, क्योंकि ये माइनर है। तो फादर कौन से असेसी कहलाएंगे? इनडायरेक्ट, क्योंकि आप किसी दूसरे के बिहाफ पर, किसी दूसरे की इनकम पर टैक्स दे रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट असेसी बोला जाएगा। यानी समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट असेसी जब आप खुद टैक्स दे रहे हैं आप डायरेक्ट असेसी। इनडायरेक्ट असेसी जब किसी दूसरे के बिहाफ पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट असेसी या डीम्ड असेसी बोल सकते हैं। आपको असेसी माना जा रहा है यहाँ पर, डीम्ड असेसी। वैसे ये है माइनर चाइल्ड, कर टैक्स पेयर इसे होना चाहिए, पर ये माइनर है इसलिए आपको देना पड़ रहा है, तो अज्यूम किया जा रहा है कि आप ही टैक्स पेयर हैं। और थर्ड है असेसी इन डिफॉल्ट, नाम से पता चल रहा है वैसे तो आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। सपोज आपने पर कोई मिस्टेक कर दी, इनकम टैक्स लॉ वायलेट कर दिया, वायलेट मतलब तोड़ दिया, उल्लंघन किया इनकम टैक्स के कानून का, इस वजह से आप पे कोई इंटरेस्ट लग रही है, कोई पेनल्टी लग रही है एक्सेट्रा, तो आपको टैक्स अब देना पड़ेगा। क्योंकि तो आपको लग जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट, क्योंकि आपने कोई वायलेशन किया है, इनकम टैक्स का कानून तोड़ा है या कोई मिस्टेक की है जिस वजह से आपको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी लगी है, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा। अब इंटरेस्ट और पेनल्टी में क्या फ़र्क है? हिंदी में बोलते हैं ब्याज और अर्थदंड या जुर्माना, पेनल्टी। इंटरेस्ट देखिए क्यों लेती है कि कोई पर्सन आपसे, जब आप किसी का पैसा टाइम पे नहीं देते हैं, जब आप किसी का मनी टाइम पे नहीं देते हैं तो इंटरेस्ट लिया जाता है वो डिले चार्जेस के तौर पे। तो जो डिले चार्जेस दिए जा रहे हैं उसे आप इंटरेस्ट नाम देते हैं। पेनल्टी मतलब कोई आपने लॉ तोड़ा है, कोई गलती की है, तो उस पर पेनल्टी वर्ड लगाया जाता है, वहाँ वर्ड पेनल्टी का इस्तेमाल होता है। अगर मनी लेट दे रहे हैं, किसी का पैसा लेट दे रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स नहीं चुका रहे टाइम पर, तो इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट, डिले चार्जेस को इंटरेस्ट बोलते हैं। और कोई आपने क्राइम किया है, कोई गलती की है, कोई वायलेशन किया है, तो जो अमाउंट आपसे लिया जा रहा है वो पेनल्टी
कहा जाएगा उस अमाउंट को। अब रीड कर लेते हैं। असेसी मीन्स, करदाता का मतलब है अ पर्सन, वो व्यक्ति, बाय हुम मतलब जिसके द्वारा, एनी टैक्स कोई भी कर, और एनी अदर सम या कोई भी अमाउंट ऑफ मनी इज पेबल दिया जाना है अंडर दिस एक्ट, फुल स्टॉप। मतलब ये असेसी का मतलब सिंपल इतना सा ही इन्होंने लिखा कि ऐसा कोई भी पर्सन जिससे कोई टैक्स देना है या कोई भी अमाउंट देना है, कोई भी अमाउंट में इंटरेस्ट भी आ गया, पेनल्टी भी आ गया, कि कोई भी अमाउंट आप पे करने के लिए लायबल हैं अंडर दिस एक्ट। आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स है 1961, तो आपको असेसी बोला जाएगा। इन एडिशन, इसके अलावा इट इंक्लूड्स, इसमें ये लोग भी इंक्लूड्स होंगे, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, जिसके संबंध में एनी प्रोसीडिंग मतलब कोई कार्यवाही चल रही है अंडर दिस एक्ट, हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ, मतलब आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही चल रही इनकम टैक्स वालों की, हैज़ फॉर टेकन फॉर द असेसमेंट, कोई कैलकुलेशन चल रही है, किस चीज़ की कैलकुलेशन चल रही है? वो आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, या द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, या आप किसी दूसरे के बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लायबल थे, उसकी आप वो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जानबूझ के लोग अपनी इनकम छुपाते हैं तो टैक्स वाले कैलकुलेशन करते हैं। तो लॉस सस्टेन बाय हिम, या फिर आपका कोई लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं जो आपको हुआ है, और बाय एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे पर्सन को लॉस हुआ है जिसको आपकी इनकम में ऐड करना था, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ भी समझ लें, जब किसी दूसरे पर्सन की इनकम आपके में ऐड होती है तो उसका लॉस भी आपके में ऐड होगा। क्लियर? अगर लॉस इनकम ऐड कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन की, जैसे माइनर है, ये माइनर की इनकम है, तो अगर माइनर को लॉस होगा, इनकम ऐड हो रही है, तो अगर यहाँ लॉस होता माइनर को तो लॉस भी आपकी इनकम में ऐड होता। लॉस से फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्लस की इनकम कम हो जाती है और फिर टैक्स कम देना होता है। लॉस पे तो आप टैक्स नहीं देते, पर लॉस होने से आपकी जो पॉजिटिव इनकम है वो कम हो जाती है और फिर आपको लेस अमाउंट पे टैक्स देना होता है, जो आपने सेट ऑफ में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में बताया था। सेट ऑफ का मतलब कि आपकी एक सोर्स से जो इनकम हो रही है, जैसे इसे भी समझ लें, जैसे मिस्टर ए फादर है, सपोज मिस्टर डी इनका बेटा है, ठीक है। इसके नाना ने, इसके जो ग्रैंडफादर हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मैटरनल साइड से, इसके नाना ने इसके नाम 2 मकान कर दिए, 2 हाउस हैं, हाउस 1 और हाउस 2। इसकी एज अभी 6 ईयर है, 6 साल का है, पर इसके नाना ने इसके नाम 2 मकान कर दिए, हाउस 1 हाउस 2। हाउस 1 से किराया आता है सपोज 5 लाख साल का, और हाउस 2 से किराया आता है 4 लाख ईयरली। टोटल 9 लाख की इनकम हो गई। अब ये मकान किसके नाम है? मिस्टर डी के, जो माइनर है, 6 साल का बच्चा है, नाम तो कर सकते हैं प्रॉपर्टी किसी के भी। 9 लाख इनकम हो रही है, तो इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा था रेंटल इनकम भी टैक्स के दायरे में आती है। अगर आप रेंट पे कोई हाउस प्रॉपर्टी देते हैं, मकान, दुकान, ज़मीन, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है, तो 9 लाख रुपीज़ पे टैक्स लगेगा। और ये माइनर है, तो इस माइनर के बिहाफ पे कौन पेरेंट्स देंगे टैक्स? मिस्टर ए। सपोज मिस्टर ए की इनकम 30 लाख है साल भर की, इसकी खुद की पर्सनल इनकम, तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे, माइनर की इनकम पे पेरेंट्स को टैक्स देना होगा, तो 9 लाख यहाँ जुड़ जाएंगे, और मिस्टर ए को 39 लाख पे टैक्स देना होगा, क्योंकि मिस्टर ए इनडायरेक्ट असेसी, डीम्ड असेसी बोला जाएगा, क्योंकि माइनर की इनकम पे पेरेंट्स को टैक्स देना होता है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है? सपोज नेक्स्ट ईयर ए की इनकम 40 लाख है, और जो किराएदार इस मकान में रह रहे थे, सेकंड मकान में, बिना किराया दिए भाग जाते हैं, ठीक है, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, भगौड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, किराया दे के ही नहीं जाते, तो ये लॉस हो गया। 4 लाख का यहाँ पे जो किराया आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा ना, राइट। और ये 5 लाख का तो मिल रहा है, तो 5 लाख तो प्लस के हो गए और 4 लाख माइनस के हो गए। तो इस बार पूरे 9 लाख नहीं जोड़ेंगे टैक्स वाले, राइट। जब आप किसी की इनकम मेरे में जोड़ रहे हो तो उसका लॉस भी तो मेरे को में जोड़ोगे। तो 5 लाख तो इनकम हो रही है और 4 लाख का लॉस हो रहा है। तो नेट इफेक्ट जब निकालेंगे इसका, अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे टोटल, भाई 5 लाख की तो इनकम ऐड करोगे आप, 45 हो जाएगा, और 4 लाख यहाँ पे आप लेस करोगे, तो 41 लाख पे ही ए को क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। अगर किराया मिलता तब तो 40 लाख एक की इनकम, 9 लाख रेंट, 49 लाख पे टैक्स देना होता, पर यहाँ लॉस हो गया क्योंकि एक मकान से किराया नहीं मिला, किराएदार भाग गए बिना किराया दिए, या कोई भी रीज़न है, तो फिर वो लॉस भी लेस होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, एक चैप्टर ही आएगा पूरा भी आगे, तो अगर किसी की इनकम पे आप टैक्स देने के लिए लायबल हैं तो उसके लॉसेस भी आपकी इनकम में ऐड होंगे, और लॉस से आपकी जो पॉजिटिव इनकम होती है वो कम हो जाती हैं और आपको टैक्स कम देना होता है।
तो इसमें ये हो बात हो गई। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, अगर कोई आपका रिफंड बन रहा है और आपका या आपके बिहाफ पे किसी और का, तो वो आपको असेसी बोला जाएगा। यानी असेसी का मतलब हुआ ऐसा कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो टैक्स या कोई भी अमाउंट इनकम टैक्स में कोई इंटरेस्ट पेनल्टी कोई भी नाम से आप बुलाएं, वो अमाउंट पे करने के लिए लायबल है तो वो असेसी बोला जाएगा। और इसमें वो बंदा भी आएगा जिसका असेसमेंट हो रहा है, उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स वाले, या किसी दूसरे के बिहाफ पे आप टैक्स देने के लिए लायबल है इसलिए आपकी इनकम कैलकुलेट हो रही है, या कोई लॉस आपका कैलकुलेट हो रहा है, या किसी दूसरे के बिहाफ पे कोई लॉस हुआ वो आपका कैलकुलेट हो रहा है, या कोई रिफंड आपका बनता है। कई बार आप ज़्यादा टैक्स दे देते हो तो रिफंड होता है आपका इनकम टैक्स, तो आपको असेसी बोला जाएगा। एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु इज डीम्ड, बताया था डीम्ड असेसी, इनडायरेक्ट असेसी, टू बी एन असेसी, उसे एक असेसी माना जाएगा अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस प्रोविजन के एक्ट के अकॉर्डिंग। डीम्ड टू बी असेसी मतलब किसी, जैसे ट्रस्टी हो गए, ट्रस्ट आप समझते ही हैं, ट्रस्ट वर्ड बहुत सुना है आपने 11 से 9 10 क्लास से या नॉर्मल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ट्रस्ट दो तरीके का होता है, नॉलेज के लिए रिवाइज करने ताकि आपकी नॉलेज भी अपडेट होती रहे लॉ के अकॉर्डिंग, और आपके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आपको समझना उतना ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट दो तरीके का होता है, एक तो पब्लिक ट्रस्ट होता है और एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है। अब पर ट्रस्ट होता क्या है, पहले तो हम ये समझ लें। तो टाइप्स हो गए, ट्रस्ट क्या होता है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर सी ये इनका बेटा है या पोता है, पोती, वॉट एवर, कुछ भी आप मान सकते हैं, इनका रिलेटिव है मिस्टर सी। ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी आप अज्यूम कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से इनकम होती है 1 करोड़ ईयरली, 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है। मिस्टर सी अभी माइनर है, ये 7 ईयर का है, 7 साल का बच्चा है। मिस्टर ए को बिजनेस के काम से अमेरिका जाना पड़ता है काफ़ी बार, बहुत बार, मोस्टली ये ट्रैवल करते हैं। तो फिर मिस्टर सी अकेला है, इनकी कोई और आगे पीछे कोई और नहीं है, इनके 2 ही लोग हैं, मिस्टर सी है फैमिली में और मिस्टर ए हैं। तो ये अपने एक फ्रेंड को मिस्टर एफ को कहते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ, जनरली मैं बाहर ही रहता हूँ, तो तुम ऐसा करो, मेरे पीछे मेरे बेटे का ध्यान रखना, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें टेक केयर के लिए देता हूँ। इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, इसको परवरिश पे, इसके टेक केयर में खर्च की जाएगी। तो मिस्टर ए ने एक प्लान बनाया जिसमें इन्होंने एक पर्सन को जिम्मेदारी दी, एक जिम्मेदारी सौंपी कि तुम मेरे बिहाफ पे इस थर्ड पर्सन के लिए ये काम करना। तो ट्रस्ट इस माना जाएगा मिस्टर ए ने एक प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट किया है, क्योंकि किसी प्राइवेट पर्सन की भलाई के लिए काम कर रहा है, ये पब्लिक की भलाई के लिए तो काम नहीं कर रहा। अगर पब्लिक के लिए क्या होता तो पब्लिक ट्रस्ट होता, पर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट पहुंचा रहा है, पर्टिकुलर आदमी को बेनिफिट पहुंचा रहा है, इससे प्राइवेट ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट का मीनिंग क्या हुआ मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लें। ट्रस्ट में 3 पार्टी होती है, एक ऑथर होता है जो बनाता है ट्रस्ट, इसे ऑथर बोलते हैं, बुक लिखने वाले को भी ऑथर बोलते हैं, और जो ट्रस्ट क्रिएट करता है उसे भी ऑथर बोलते हैं। जो क्रिएटर होता है ट्रस्ट का उसे ऑथर बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। जिसके फेवर में ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सौंपी जाती है, जिसको टेक केयर और मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है, उसे ट्रस्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर एफ है ट्रस्टी हो गया, और जिसकी देखभाल के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं, बेनिफिशियरी, भलाई वाला। तो ट्रस्ट ये होता है। अब मीनिंग क्या निकल के आ रहा है इसका हम समझ लें। ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय ऑथर, ट्रस्ट को ऑथर क्रिएट करता है, हु क्रिएट अ लीगल बर्डन ऑन ट्रस्टी, हु पास ऑन द लीगल बर्डन ऑन ट्रस्टी, वो ट्रस्टी पे एक लीगल बर्डन डालता है, एक एग्रीमेंट होगा, इसमें रजिस्टर्ड होगा, लीगल बर्डन क्रिएट करता है ट्रस्टी में इन फेवर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। ट्रस्ट इज़ अ लीगल बर्डन। अगर आप लिखना चाह रहे हैं, कहीं नोट करना चाह रहे हैं तो लिख लें। नोट्स की कॉपी आप जब भी आप टेक्स्ट पढ़ें, वीडियो देखें मेरा, तो टाइम आप कुछ कॉपी अपनी रखा करें साथ में, ताकि कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आप लिख सकें। और अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो फिर आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। तो ट्रस्ट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन, एक कानूनी बाध्यता है। हु क्रिएटेड बाय ऑथर, जो ऑथर क्रिएट करता है, इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी के फेवर में, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी की भलाई के लिए। तो ट्रस्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय ऑथर इन फेवर ऑफ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ
बेनिफिशियरी, तो इसे आप ट्रस्ट बोलते हैं। बेनिफिशियरी वो होता है जिसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का फ़ायदा बनता है, जिसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है। जैसे आप इंडिया में देखते हैं बिरला मंदिर है कई शहरों में, बिरला मंदिर, तो बिरला जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा है, तो बिरला जी तो ऑथर हो गए। उस मंदिर के ट्रस्टी कौन हो गए? पुजारी, जो उस मंदिर की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं। और बेनिफिशियरी कौन हो गया? पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि पब्लिक का कोई भी आदमी मंदिर में जा सकता है और भगवान के दर्शन का फायदा ले सकता है। तो ये जो ट्रस्ट कहलाएगा ये पब्लिक ट्रस्ट कहलाएगा। पब्लिक ट्रस्ट पब्लिक की भलाई के लिए बनता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए नहीं बनता है, जो जबकि प्राइवेट ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन की बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। अभी अब आगे पढ़ेंगे टैक्स में। अगर आप पब्लिक ट्रस्ट खोलते हैं तो आपको काफ़ी सारे टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, काफ़ी सारे टैक्स में छूटें मिलती हैं। प्राइवेट ट्रस्ट खोलेंगे तो टैक्स में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ट्रस्ट का मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो जो ये प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की, अब इनकम हो रही है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से 1 करोड़, तो वैसे ही ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? मिस्टर ए के, पर ये रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रस्टी संभाल रहे हैं इस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, तो ट्रस्टियों को क्या बोला जाएगा? डीम्ड असेसी। ये असेसी इन्हें अज्यूम किया जाएगा, मिस्टर एफ को, ना कि मिस्टर ए को। तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, जिसे असेसी माना जाता है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, जिसे करदाता माना जाता है। डीम्ड टू बी मतलब माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा, डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, क्योंकि आपने गलती की है, कोई कानून तोड़ा इनकम टैक्स का अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर हो गया? अगर कोई आपने कोई वायलेशन किया इनकम टैक्स का, भले आपका नॉर्मल टैक्स नहीं बन रहा पर आपको कोई इंटरेस्ट देना है, कोई पेनल्टी देना है इनकम टैक्स में, तो भी आपको असेसी माना जाएगा। एवरी असेसी इज अ पर्सन, हर असेसी पर्सन है, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी, पर हर पर्सन असेसी नहीं होता। ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा कि असेसी कौन है? जो बंदा कोई भी टैक्स देने के लिए या किसी भी तरह का अमाउंट पे करने के लिए लायबल है इनकम टैक्स में। अब मान लीजिए अभी आप आगे पढ़ेंगे कि एक लिमिट, तो वैसे समझने नॉर्मली 3 लाख तक टैक्स लगता ही नहीं है। मिस्टर ए की इनकम हुई है 2 लाख, केवल 2 लाख इनकम हुई है साल भर की मिस्टर ए की, तो ये किसी भी तरह का टैक्स पे करने के लिए लायबल है क्या? नहीं है, क्योंकि 3 लाख से कम है इनकी इनकम, तो ये टैक्स तो पे नहीं करेंगे। और ना ही इन्होंने कोई इनकम टैक्स का वायलेशन किया है कि कोई इंटरेस्ट पे करेंगे या कोई पेनल्टी पे करेंगे, तो फिर ये पर्सन तो है, पर्सन तो है ना ये भी, पर ये असेसी नहीं बोले जाएंगे। असेसी उसी को बोला जाएगा जो या तो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट आपका निकल के आ रहा हो, या फिर आपका इनकम टैक्स वाले आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, या कोई रिफंड आपका बनता हो, अगर आपने ज़्यादा टैक्स दिया तो वो आपको वापस लेना है, ये सब तो अभी आपको असेसी बोला जाएगा। क्लियर? तो हर इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी असेसी, प्रत्येक करदाता एक पर्सन है, बट एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति असेसी नहीं है, जो नहीं उसका टैक्स बन रहा हो या उसे कोई अमाउंट इनकम टैक्स में पे करना हो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। असेसमेंट का मतलब होता है कर निर्धारण। हिंदी में आपकी जो टैक्स की है वो कैलकुलेशन की जा रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। और आपने मान लीजिए अपनी इनकम बताई 15 लाख, आपने जब अपनी इनकम टैक्स वालों को रिटर्न भरी, आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करी 15 लाख, पर टैक्स वालों को तो डाउट है कि आप अपनी इनकम कम बता रहे हैं, तो वो आपकी इनकम का रीअसेसमेंट भी कर सकते हैं। रीअसेसमेंट मतलब आपकी इनकम दोबारा कैलकुलेट की जा सकती है और रीअसेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं टैक्स वाले। कुछ एक कंडीशन है कि कब वो आपकी इनकम का असेसमेंट कर सकते हैं, रीअसेसमेंट। ये फाइनल लेवल पे आपको पढ़ना है। असेसमेंट तो आपको अपने इंटर में ही पढ़ना है कि कैसे आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, पर जो रीअसेसमेंट है वो डीप में फाइनल में आएगा कि कब इनकम टैक्स वाले आपकी इनकम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। रीअसेस मतलब पुनः कैलकुलेट करते हैं। अब इसे रीड कर लेते हैं। दिस इज द प्रोसीजर, ये वो प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइन, आपकी इनकम को डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इट मे बी बाय वे ऑफ अ नॉर्मल असेसमेंट, नॉर्मल मतलब आप खुद ही कैलकुलेट करते हैं अपनी इनकम और टैक्स वालों को बताते हैं, और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट, अगर उन्हें डाउट है तो वो आपकी इनकम रीअसेस करते हैं, ऑफ एन इनकम प्रीवियसली असेस, जो पहले ही आप असेस कर चुके हैं। असेसमेंट प्रोसीजर विल बी डेल्ट विद इन डिटेल एट फाइनल लेवल, ज़्यादा डिटेल्स की फाइनल लेवल में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन में आते हैं पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। हेडिंग से पता चल रहा है पर्सन हम बचपन से सुनते हैं वर्ड इंग्लिश में पर्सन, मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन है,
पर पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे इसलिए दी गई है कि टैक्स वालों ने बोला कि जो लोग पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे अभी, और उनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो उन्हीं लोगों को टैक्स देना है। इट मीन्स जो लोग पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होते, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। पहली बात तो उन्होंने सभी को कवर्ड किया है, शायद ही कोई ऐसा पर्सन है जिसे छोड़ा हो। यानी पर्सन की का मीनिंग नॉर्मल मीनिंग नहीं है जो हम आम बोलचाल में लेते हैं, ब्रॉड टर्म है टैक्स में। इसमें टैक्स वालों ने उन सभी लोगों को इंक्लूड किया है जिनको उन्हें लगता है कि उन्हें टैक्स देने के लिए लायबल किया जा सकता है। तो पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दी गई है। पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। द डेफिनेशन ऑफ असेसी lead us to define the person as the former is closely connected with the later, क्योंकि assessee word person से closely connected है, क्योंकि person की definition में आना चाहिए पहले बंदा और फिर उसकी income calculate होगी टैक्स पे करने के लिए, तो वो assessee बोला जाएगा। The term person is important from another point of view also, that is charge of income taxes on every person। जो income tax की liability आती है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो पर्सन पे आती है। आपने पढ़ा था सेक्शन 4 चार्ज का कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो आपको इनकम टैक्स देना होगा इंडिया में सेक्शन 4 में। तो जो इनकम टैक्स की जो चार्जेबिलिटी आती है, जो टैक्स चार्ज होता है वो एवरी पर्सन पे होता है। अब पर्सन में कौन कौन आते हैं चार्ट दे रखा है वैसे तो इस शॉर्ट में, पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल पर्सन की पहले पॉइंट में आएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में मैं और आप आएंगे। इंडिविजुअल में का मतलब होता है नेचुरल पर्सन, जिन्हें नेचर ने बनाया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे थर्ड जेंडर, तीनों इसमें कवर्ड होंगे। द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बींग आ जाएंगे। इट इंक्लूड्स बोथ मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर भी इसमें कवर्ड होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड अ माइनर, माइनर भी इसमें आएगा। आपने पढ़ा माइनर इनकम तो जनरेट हो सकती है माइनर के लिए, कोई माइनर के नाम कोई प्रॉपर्टी कर गया उसके नाना या दादाजी, या उसके नाम कोई एफडी हो गई तो इंटरेस्ट मिल सकता है एटसेट्रा। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या जिसका माइंड स्टेबल नहीं है। अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं कई बार जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता है। बट द असेसमेंट इन सच केस मे बी मेड ऑन द गार्जियन, जैसे माइनर की इनकम पे गार्जियन को टैक्स देना होगा। और मैनेजर अनसाउंड माइंड है जो पर्सन है जिसका जो मेंटल जो बैलेंस नहीं रहता, इम्बैलेंस हो जाता है माइंड का, या मैड पर्सन भी बोल सकते हैं आप, तो इन्हें इनकम तो ही सकती है। जैसे किसी का अनसाउंड माइंड है, वो माइंड से उतना एबल नहीं है वो पर्सन, पर उसके नाम प्रॉपर्टी है जिससे बहुत इनकम जनरेट हो रही है, या कोई बिजनेस है उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो उसका मैनेजर टैक्स देगा ऑफ द माइनर। और लूनेटिक मतलब पागल, हु इज एंटाइटेड टू रिसीव हिज इनकम, इनकम रिसीव हो सकती है। इन केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, डिसीज पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो गई, जिसकी डेथ हो गई डिसीज पर्सन, असेसमेंट वुड बी मेड ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके नाम होगा उसका प्रॉपर्टी वो उस पर टैक्स देगा। जैसे मिस्टर ए की बात करते हैं अपन। मिस्टर ए, इनका एक बिजनेस है, इन्होंने 10 मंथ रन किया और 10 मंथ में 10 करोड़ की इनकम हुई इनको। अचानक इन्हें हार्ट अटैक आता है और इनकी डेथ हो जाती है। डिसीज पर्सन में तो इनकी डेथ हो जाती है। तो अभी जो 10 करोड़ कमाए तो ये इनके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा। ये बेटा है जिसके भी नाम ही करके गए, अगर इनकी वसीयत थी तो जिसके नाम ही प्रॉपर्टी करके गए हैं उसके नाम ट्रांसफ़र हो गए पैसा, तो मिस्टर डी को मिल जाता है सारा पैसा। तो मिस्टर डी कहेगा मैं तो नहीं दूंगा टैक्स, वो जिसने कमाया वो तो ऊपर चला गया तो ऊपर जाके लो टैक्स, ऐसा नहीं होगा। टैक्स वालों ने बोला ये तो हर कानून में होता है कि अगर किसी की डेथ होती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको उसकी प्रॉपर्टी एसेट मिलती है उसके बिहाफ पर, वही फिर टैक्स पे करेगा। तो मिस्टर डी को यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाएगा, उत्तराधिकारी बोला जाएगा कानूनी, और यही 10 करोड़ पे टैक्स पे करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गार्जियनशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। देखें, अगर किसी के नेचुरल पेरेंट्स हैं तब तो नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, अगर किसी के नेचुरल पेरेंट्स जिंदा हैं, चाहे माता या पिता, मदर और फादर, तो माइनर की एज होती है 18 साल से नीचे। 18 से ऊपर होते ही आपको मेजर बोल दिया जाता है कि आप अब अडल्ट हो गए, एक तरह से आपको अडल्ट बोला जाएगा 18 प्लस को। पर अगर किसी के लीगल गार्जियन नहीं है, उसके नेचुरल गार्जियन नहीं है, मदर फादर नहीं है, और कोर्ट ने उसका कोई गार्जियन अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे गार्जियनशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो एज हो जाएगी अडल्ट होने की 21 मानी जाएगी। अगर किसी के नेचुरल पेरेंट्स हैं तब तो अडल्ट होने की एज 18 ईयर है, पर अगर नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, यानी मम्मी या पापा नहीं है, कोई भी एक है, तब तो अडल्ट होने की एज यही है। पर कोर्ट ने अगर आपका दोनों नहीं है, मम्मी पापा नहीं है किसी के, कोर्ट ने उसका गार्जियन अपॉइंट किया, तो अडल्ट होने की एज 21 हो जाती है। तो 21 साल बाद ही आपको अडल्ट माना जाता है।
तो यहाँ पे इंडिविजुअल की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। पर्सन में पहला पॉइंट इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन मैं और आपकी बात हो रही है। फिर HUF की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ये पहले ही बताया था लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कोई हिंदू परिवार है, हिंदू परिवार बौद्ध, सिख और बौद्ध, सिख और जैन को भी हिंदू परिवार में काउंट किया जाएगा। इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियंस नहीं आएंगे। बौद्ध, सिख और जैन लोग हिंदू HUF बना सकते हैं, पर क्रिश्चियन और मुस्लिम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, वो HUF को नहीं बना सकते। अब HUF होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है? देखें, एक प्रॉपर्टी है फैमिली की, प्रॉपर्टी है, कोई भी बिजनेस है। आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के तरीके हैं। आप या तो फर्म खोल लीजिए, पार्टनरशिप फर्म, परिवार के लोग मिलकर भी फर्म खोल सकते हैं, पार्टनरशिप, आप कंपनी खोल सकते हैं, बहुत से तरीके भी आप पढ़ेंगे। पर इन्होंने बोला नहीं, हम तो है फैमिली के नाम से बिजनेस करेंगे, हम तो अपनी फैमिली के नाम से बिजनेस चलाएंगे। जैसे राम एंड सन्स, जनरली ऐसे नाम होते हैं, राम एंड सन्स या हीरा एंड सन्स लिमिटेड कंपनी एटसेट्रा, तो ये नाम होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हिंदू परिवार अपने नाम से बिजनेस करना चाहता है, तो HUF को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं इनकम टैक्स वाले, जो और इनको सेपरेट से पैन नंबर लेना होगा। इनकम टैक्स चुकाने के लिए एक नंबर लेना होता है, इसे पैन बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन शॉर्ट में, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये 10 डिजिट का होता है। तो इनकम टैक्स वाले हिंदू परिवार को बोलते हैं कि ठीक है, आप परिवार के नाम से बिजनेस कर सकते हैं, हम आपको सेपरेट ट्रीट करेंगे और आप पैन नंबर परिवार के नाम से ले सकते हैं, और जब टैक्स पे करना होगा तो आप इस 10 डिजिट के पैन नंबर से टैक्स पे कर सकते हैं। तो HUF बनाने के लिए पहली कंडीशन है कि फैमिली होनी चाहिए, फैमिली में एक मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है HUF बनाते टाइम। जैसे A, B और C, ये तीनों भाई हैं, ठीक है, इनकी फैमिली है, शादी हो चुकी, मिसेस A हैं यहाँ पर, ये मिसेस B हैं और C अभी अनमैरिड है सपोज। अब ये तीनों भाई फैमिली के नाम से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। जो नहीं, अब कोई एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, HUF का मतलब ये थोड़ी कि पुश्तैनी बिजनेस चला रहा हो, ये बहुत गलत फहमी है लोगों की। आप HUF आज भी बना सकते हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है। A और B, C मिलके तीनों जो प्रॉपर्टी है फैमिली के नाम से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, A मेल है, B मेल है और C मेल है, उनकी वाइफ है, और HUF का स्टेटस ले रही है, उन्होंने पैन नंबर अप्लाई किया इनकम टैक्स वालों से, HUF के नाम से बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब अचानक परिवार में एक्सीडेंट में, सपोज अज्यूम कर रहे हैं A, B और C तीनों की डेथ हो जाती है। अब परिवार में 2 ही महिलाएं रह जाती हैं, 2 ही फीमेल बचती हैं और ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो क्या अभी भी इसे HUF बोला जाएगा? क्योंकि सब परिवार में तो अब लेडीज़ ही बची हैं, ठीक है, इसमें जेंट्स नहीं है, मेल नहीं है, तब भी HUF ही बोला जाएगा। तो क्योंकि लेते समय देखा जाता है, जब आप HUF के लिए पैन नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो एक मेल का या एक फीमेल का होना ज़रूरी है आपके परिवार में। सारे मेल मिल के HUF नहीं बना सकते और सारे फीमेल मिल के HUF का स्टेटस एक्वायर नहीं कर सकती। कम से कम जब आप HUF के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम एक मेल का परिवार में होना ज़रूरी है और एक फीमेल का परिवार में होना ज़रूरी है, तभी आप HUF का स्टेटस एक्वायर कर सकते हैं। अब ये HUF की थोड़ी सी स्टोरी हम और डीप में समझ लेते हैं कि हिंदू परिवार ये स्टेटस आया कहाँ से। हिंदू विधि जो हमने लिखी है, हिंदू विधि किसने लिखी? हिंदू के रीति रिवाज, गोत्र वगैरह मिलाना, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? हिंदू लॉ में। हिंदू विधि एक लॉ है। अगर आप लॉ पढ़ेंगे कभी, मेरी तरह LLB करेंगे, तो आप हिंदू लॉ भी पढ़ेंगे, वहाँ मुस्लिम लॉ भी पढ़ते हैं, हिंदू लॉ भी पढ़ते हैं। तो हिंदू लॉ जो है ये आपके मनु ऋषि ने बनाया है। जो मनु ऋषि थे हमारे, जो ब्रह्मा जी की जो संतान थी मनु ऋषि, इन्होंने बनाया है। मनु ऋषि ने हिंदू परिवार को बोला है कि HUF कैसे रन होगा, हिंदू परिवार कैसे चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें नियम बनाए गए हैं। अब जो HUF को और डीप में समझते हैं, HUF परिवार में जो हेड होता है फैमिली का, जनरली जो बड़ा बंदा होगा परिवार का, जैसे A, B और C। A फैमिली के बड़े मेंबर हैं, इनके 2 बेटे हैं B और C। B की शादी हो चुकी है, इसकी वाइफ है। C की भी शादी हो चुकी है, इसकी वाइफ है। इनकी बेटी भी ले लेते हैं, एक डॉटर है इनकी, ये जो है इनकी डॉटर है, पुत्री है इनकी, ठीक है, और इनकी वाइफ है मिसेस A। ये HUF के नाम से, फैमिली के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है।
तो बिजनेस कर रहे हैं एचयूएफ के नाम से, तो एचयूएफ के में जो पर्सन होता है, जो लोग मिला के एचयूएफ बनाते हैं, उन्हें लॉ की लैंग्वेज में को पार्टनर बोलते हैं। को पार्टनर, सारे लोग को पार्टनर नहीं होते मनु ऋषि के अकॉर्डिंग। वो पहले लिख गए थे कि जो मेल पर्सन है फैमिली के, जो एक ही लीनियर असेंडेंट है, मतलब एक ही पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, जैसे ए है, इनका बेटा है बी, इनका बेटी है सी, और डी को भी आजकल लड़कियों को भी अधिकार, और ये अच्छी बात है 2005 के बाद लड़कियों को भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दिए गए हैं उनकी सिचुएशन सही करने के लिए, क्योंकि इंडिया में लड़कियों को बैकवर्ड पीछे रखा जाता था, पहले बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। इससे 2005 में हिंदू विधि में अमेंडमेंट हुआ था और 2005 के बाद लड़कियों को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लें। तो ए को को पार्टनर बोला जाएगा, बी को को पार्टनर बोला जाएगा, सी को भी को पार्टनर मतलब सहभागी सदस्य, और डी को भी को पार्टनर बोला जाएगा। पर ये जो इनकी वाइफ है ये मेंबर बन सकती हैं, ये मेंबर बोली जाएंगी, को पार्टनर नहीं, क्योंकि यहाँ ब्लड रिलेशन देखा जाता है कि ए का जो मेन करता है, जिसकी फैमिली है, जो हेड ऑफ द पर्सन है, उसके ब्लड रिलेशन किस किस के साथ है। तो ये मिसेस ए के साथ भी ब्लड का रिलेशन नहीं है, ये तो धर्म का रिलेशन है, शादी जो आपने की है रिलीजियस, तो मिसेस ए को भी मेंबर बोला जाएगा। तो क्या समझ में है, एचयूएफ में सारे जो पर्सन होते हैं वो को पार्टनर नहीं होते हैं, कुछ लोग मेंबर होते हैं, कुछ को पार्टनर होते हैं, जिनमें सेम ब्लड रिलेशन होता है, सेम लीनियर असेंडेंट जो होते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पर। तो आप अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट डू मीन बाय एचयूएफ, तो आप क्या बोलेंगे एचयूएफ के बारे में? सिंपल शॉर्ट में कोई हिंदू परिवार है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही बिजनेस रन करते हैं और वो परिवार के नाम से पैन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। कोई टैक्स वाले एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं और आप परिवार के बिजनेस के नाम से पैन नंबर ले सकते हैं, तो आपको एचयूएफ का स्टेटस मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एचयूएफ। अब हम रीड कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझनी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 3 बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से इनकम हो रही है 10 करोड़। डी कहीं जॉब करती है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये जॉब पे जाती है, ये बिजनेस करते हैं ये लोग। डी की अपनी जॉब से जो इनकम हो रही है मान लेते हैं 50 लाख, ये अपना पर्सनल काम करती है, बिजनेस भी मान सकते हैं आप, डी का अलग है, वो फैमिली के साथ नहीं करती है। तो क्वेश्चन उठता है जो इसकी इनकम हो रही है ये को पार्टनर है और को पार्टनर की पर्सनल इनकम हो रही है, तो क्या फैमिली की इनकम में ऐड होगी क्या सर? और टोटल 10.5 करोड़ पे टैक्स लगेगा? नहीं। इनकम टैक्स वाले ने बोला कि अगर कोई को पार्टनर है या कोई मेंबर है और वो कोई पर्सनल इनकम कमा रहा है तो उस पर वो खुद ही टैक्स देगा, उस पर परिवार टैक्स नहीं देगा। यानी जो मिस डी हैं ये खुद ही टैक्स पे करेंगे 50 लाख की इनकम पे। इन्हें अलग से पैन नंबर लेना होगा इंडिविजुअल बेसिस पे, क्योंकि नेचुरल पर्सन है तो इंडिविजुअल बेसिस पे अलग से पैन नंबर लेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और जो खुद अर्न कर रही हैं उस पर खुद ही टैक्स देंगी। यानी किसी को पार्टनर और मेंबर की कोई पर्सनल इनकम है जो फैमिली बिजनेस से नहीं हो रही है उस पर वो पर्सनली टैक्स देगा, इंडिविजुअली टैक्स देगा, उसकी इनकम को फैमिली की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। अब हम फटाफट रीड कर लेते हैं। देखिए, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी माना जाता है, इसको अलग ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट पढ़ लिया था टैक्स कैलकुलेशन के लिए। इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म पर्सन, इसे पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ये आप पढ़ रहे हैं पर्सन की डेफिनेशन। द लेवी मतलब चार्ज करना ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, देयरफॉर इनकम टैक्स इज पेबल बाय HUF जो परिवार है उसे भी अपनी बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है जो प्रॉपर्टी की इनकम है फैमिली को उस पर टैक्स देना होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ, पर जो हिंदू विधि है बनाई है मनु ऋषि ने उसमें बताया गया है एज ए फैमिली विच कंसिस्ट मतलब इंक्लूड ऑफ ऑल मेल, इसमें सारे मेल आते हैं लीनियरली डिसेंडेंट जिनका ब्लड रिलेशन होता है फ्रॉम अ कॉमन एनेस्टर्स जो होते हैं आपके पूर्वज जो होते हैं उनसे एंसेस्टर्स एंड इंक्लूड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां आती हैं और डॉटर्स भी आते हैं। सम मेंबर ऑफ द HUF आर कॉल्ड को पार्टनर, कुछ मेंबर्स को को पार्टनर बोलते हैं HUF में जिनका ब्लड रिलेशन है सहभागी सदस्य। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द हेड ऑफ द फैमिली। HUF में कंटेन मैनी मेंबर्स, बहुत सारा बड़ा परिवार भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट
मेंबर्स विद इन 4 डिग्री इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द फैमिली। 4 डिग्री मतलब जिनका ब्लड रिलेशन है 4 डिग्री, हेड ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्टनर, इन्हें आप सहभागी सदस्य बोलते हैं। अ हिंदू को पार्टनर इंक्लूड दोज पर्सन हु एक्वायर एन इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। और बाय बर्थ होते ही, जैसे आप किसी हिंदू परिवार में बाय बर्थ होती है, आपको मेंबरशिप मिल जाती है, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। अर्लियर ओनली मेल डिसेंडेंट वर कंसिडर एज ए को पार्टनर। पहले मेल लोगों को ही को पार्टनर माना जाता था, क्योंकि लड़कियों की तो शादी हो जाएगी तो उन्हें कंसिडर नहीं करते किया जाता था। विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005 पर 6 सितंबर 2005 के बाद डॉटर, जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं उस कर्ता की, हैव ऑल्सो बीन अकॉर्डेड को पार्टनर स्टेटस, उन्हें भी को पार्टनर स्टेटस दिया जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट ओनली को पार्टनर हैव अ राइट टू पार्टीशन। अगर आपको बंटवारा चाहिए, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, बी अब खुश नहीं है अपनी फैमिली के साथ, ये अलग होना चाहता है। वैसे तो इसकी वाइफ अलग होना चाहती है सपोज, पर बी के तो वाइफ डिमांड कर रही कि नहीं मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं तो अब आपके साथ नहीं रहूँगी। अब ये अपने सास ससुर से, जो है इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ से बोल रही है कि मैं तो अब आपके साथ नहीं करना चाहती, बिजनेस नहीं रहना चाहती, मुझे मेरा हिस्सा दो। तो वाइफ डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेंबर है। जो पार्टीशन की डिमांड कर सकता है, बंटवारे की डिमांड कर सकता है एचयूएफ में, वो कौन होना चाहिए? को पार्टनर। तो बी क्या है? को पार्टनर। हाँ, ये कह सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए फैमिली प्रॉपर्टी से, मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो को पार्टनर ही पार्टीशन बंटवारे की डिमांड कर सकते हैं, मेंबर डिमांड नहीं कर सकते हैं। A daughter of co-partner by birth shall become a co-partner in her own right in the same manner as the son. बच्ची जैसे पैदा होती है वो भी co-partner बन जाती है उस फैमिली में। Being a co-partner, she can claim partition of asset of the family. वो भी पार्टीशन की डिमांड कर सकती है, बंटवारे की मांग कर सकती है। The right of a daughter in co-partner property are equal to that of son. जैसे एक बेटा डिमांड कर सकता है, बेटी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए प्रॉपर्टी में। However, अदर फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो अदर फीमेल बच गई जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल वाइफ बच गई, करता की डॉटर इन लॉ मतलब बहू बच गई, ऑफ अ को पार्टनर नॉट एलिजिबल फॉर सच को पार्टनर राइट, उन्हें नहीं मिलता है राइट, यानी वो बंटवारे की डिमांड नहीं कर सकती हैं। द रिलेशन ऑफ एचयूएफ डज नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये अपने आप अराइज फ्रॉम स्टेटस, स्टेटस से अराइज होता है। जैसे आप हिंदू परिवार में पैदा होते हैं, आपको अपने आप उसकी मेंबरशिप मिल जाती है। There need not be more than one male or one female co-partner to form a HUF। बताया था एक से ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा मेल और फीमेल हो आपके परिवार में, यानी कम से कम एक मेल और फीमेल, परिवार का मतलब तो आप समझते हैं, कम से कम एक मेल या फीमेल का होना ज़रूरी है। जब आप HUF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, HUF के लिए पैन नंबर ले रहे हैं, फैमिली के नाम से बिजनेस करना चाह रहे हैं, हाँ एक से ज़्यादा हो तब तो अच्छी बात है, पर कम से कम एक मेल और एक फीमेल का होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा नॉट बी मोर देन वन, जो नहीं कि एक से ज़्यादा हो तभी आपको एचयूएफ माना जाएगा, कम से कम एक मेल और फीमेल तो होना चाहिए। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 also does not indicate that a HUF as an assessable entity must consist at least 2 male member और 2 co-partner। ऐसा नहीं है कि 2 मेल मेंबर होना ज़रूरी, इनकम टैक्स भी नहीं बोलता इसमें कि 2 मेल मेंबर होंगे तभी हम HUF मानेंगे या 2 co-partner तभी HUF मानेंगे। ठीक है, जैसे एक की नई शादी हुई है, सपोज एक की अभी अभी शादी हुई है बी से, तो ये तो एक ही में ये को पार्टनर है और ये मेंबर है, ये दोनों मिलके एचयूएफ बना सकते हैं, फैमिली तो बन गई ना, ये मेल है और ये फीमेल है, तो एचयूएफ का स्टेटस ले सकते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जैन अनडिवाइडेड फैमिली और सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज वुड ऑल्सो भी असेस एचयूएफ, इन्हें भी एचयूएफ माना जाएगा। जैन और सिख लोग भी मिलके एचयूएफ का स्टेटस ले सकते हैं। अब जो एचयूएफ होता है इंडिया में वो 2 पार्ट्स में बता होता है। जो हिंदू विधि है जो उसकी मान्यता है, कुछ स्टेट्स में अलग और कुछ स्टेट में अलग। जो दाएं भाग, 2 संप्रदाय हैं इसके हिंदू लॉ में, 2 चीज़ें हैं, एक तो दाएं भाग बोलते हैं या दया भाग बोल सकते हैं, मिताक्षरा स्कूल बोल सकते हैं। दाएं भाग केवल वेस्ट बंगाल और आसाम में अप्लाई होता है, मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया अप्लाई होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और आसाम। अभी कहता क्या हिंदू लॉ में 2 ट्रीटमेंट। अभी आपने पढ़ा कि जो को पार्टनर हैं वो पार्टीशन की डिमांड उठा सकते हैं कि मुझे तो मेरा हिस्सा दिया जाए, मैं आपके साथ खुश नहीं हुआ। परिवार में बंटवारा आप कह सकते हैं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप पार्टीशन की डिमांड उठा सकते हैं। पर अगर दया भाग जो वेस्ट बंगाल है और आसाम में वहाँ अप्लाई होता है, वहाँ ये कि जब तक कर्ता जिंदा है, जब तक आपके फादर जीवित हैं, तब तक आप पार्टीशन की डिमांड नहीं उठा सकते, अब बंटवारा नहीं किया जाएगा। हाँ, फादर चाहे तो अपनी इच्छा से आपको दे सकता है,
पर अगर वो नहीं चाहे और जब तक वो जिंदा है फादर, तब तक बेटे को पार्टीशन का राइट नहीं, उसे बंटवारे का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, वो बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या है, फादर के जीवित रहते हुए भी अगर आप फादर से खुश नहीं हैं या आपका कोई डिस्प्यूट है तो आप फादर से अपना हिस्सा मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी में पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। दाया भाग में आप पार्टीशन की डिमांड फादर की डेथ होने के बाद ही कर सकते हैं, और जबकि मिताक्षरा में फादर के जीवित रहते हुए भी आप पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिमांड कर सकते हैं। The basic difference between the two school of Hindu law with regard to succession मतलब उत्तराधिकार is as follow। दाया भाग of Hindu law प्रेवलेंट इन वेस्ट बंगाल में चलता है और आसाम में चलता है दाया भाग। नोबडी एक्वायर द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। जब तक परिवार का मुखिया जिंदा है, कर्ता जिसे बोलते हैं, तब तक आप बंटवारे की मांग नहीं कर सकते, कोई राइट्स आपको नहीं दिया जाएगा प्रॉपर्टी में। दस द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव। जब तक फादर अलाइव मतलब जिंदा है, एंड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर, जब फादर की डेथ हो जाएगी, द चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट और शेयर इन द प्रॉपर्टी, तभी बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। हेंस इसलिए द फादर एंड हिज ब्रदर वुड बी द को पार्सन ऑफ द एचयूएफ। फादर ब्रदर जो होते हैं को पार्सन माने जाते हैं। मिताक्षरा प्रेवलेंट इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी सारे भारत में मिताक्षरा लगता है। वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ, जैसे ही आप पैदा होते हैं हिंदू परिवार में, बाय बर्थ ही आपको प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है। एंड नॉट बाय सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इज एल्डर आर लिविंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बड़े जिंदा हैं या उनकी डेथ हो गई, जैसे आप किसी हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है और आप बंटवारे की मांग कर सकते हैं, फादर के जिंदा रहते हुए भी, कर्ता के जिंदा रहते हुए भी। Thus, every child born in the family acquire a right or share in the family property। आपको फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। अब एक चीज़ और समझ लें नॉलेज के लिए, वैसे तो पता ही होगी। मिस्टर ए, इनको अपने फादर से प्रॉपर्टी मिली थी, लैंड 10 करोड़ की वैल्यू है आज इसकी। मिस्टर ए ने अपने पैसे से, जो अपना ये कहीं जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, अपने पैसे से पर्सनल प्रॉपर्टी भी खरीदी है 5 करोड़ की। ये तो उनकी फैमिली से मिली थी, दादा से या पापा से मिली थी इनको ये प्रॉपर्टी। ये 5 करोड़ की इन्होंने अपने पैसे से खरीदी। इनका एक बेटा है डी। मिस्टर डी कह रहा है कि मैं तो अब नहीं रहना चाहता आपके साथ, मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए प्रॉपर्टी में। अपने फादर से सेटिस्फाई नहीं, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। तो मिस्टर डी पार्टीशन की डिमांड कर रहा है। हम नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, एचयूएफ का इससे कोई रिलेशन नहीं है नॉलेज के लिए। तो क्वेश्चन उठता है, मिस्टर ए बोला नहीं, मैं तो तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, मेरी प्रॉपर्टीज में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा, मैं तुझे बेदखल करता हूँ, मैं तुझे नहीं दूंगा कोई हिस्सा। तो मिस्टर डी क्या कोर्ट जा सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, क्या मिस्टर डी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है? देखें ध्यान से समझिए, आपके फादर, आपके मदर आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से बेदखल ज़रूर कर सकते हैं अगर आप नालायक निकलते हैं, वॉट एवर उनके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है, आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं जिन्होंने अपने पैसे से कमाई है। पर हाँ, अगर उनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल रही है, एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, उससे वो बेदखल नहीं कर सकते। उसमें तो जो हिस्सा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा और कोर्ट भी इसमें आपकी सहायता करेगा। हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर उन्हें पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनकी पर्सनल कमाई है, तो उससे तो वो आपको बेदखल कर सकते हैं, कोर्ट भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। पर जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जो उन्हें पहले पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, उसमें आपका जो हिस्सा है जो भी डिसाइड करेगा कोर्ट, वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक्स थोड़े ऐसे थे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।